अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल डिवेलपमेंट क्या होती है। अच्छा बच्चे, आपको पता है कि सम टाइम जब बेबी की बर्थ होती है और उसके अंदर कोई मेल फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं, कोई ना कोई स्ट्रक्चर मिसिंग होता है या ज़्यादा होता है, या वो सेक्सुअली डिवेलप नहीं हुआ होता, या बॉडी में कोई ना कोई और, जैसे हेयर लिप होता है, लिप ऊपर वाला कटा होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, अंदर से पैलेटाइन स्विच जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली लिंक नहीं किए होते मैक्सिला के साथ, और नाक और मुंह के दरमियान एक स्विचर सा रह जाता है, और फिर माइक्रोस्फेली होती है, हेड का साइज छोटा होता है, बेशुमार इस तरह की डिवेलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज के साथ जो है वो बच्चा पैदा हो जाता है। ये एबनॉर्मल डिवेलपमेंट है। तो आपको पता है कि ये जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है उसको स्टडी किया जाता है बायोलॉजी में, और बायोलॉजी की एक खास ब्रांच जिसका नाम है टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं और उसकी काजेज को पढ़ते हैं कि किस वजह से ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुई है। तो कौन सी चीज एबनॉर्मल डेवलपमेंट के लिए काजिटिव एजेंट का काम करती है? इसके लिए याद रखें कि जब फ्यूटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो कोई भी फैक्टर जो नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर करेगा उसको हम कहेंगे ये काज है एबनॉर्मल डेवलपमेंट की। अच्छा जी, हम एबनॉर्मलिटीज को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं जस्ट टू मेक द स्टडी कन्वीनियंट। कि सबसे पहले हम कहते हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं बच्चों में इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से इनहेरिट हुई होती हैं उनके अंदर, और कुछ क्रोमोसोमल आर जीन्स वाली एबनॉर्मलिटीज है जो उनके क्रोमोसोम का नंबर कम ज़्यादा होने या जीन्स का नंबर कम ज़्यादा होने की वजह से हो जाती हैं। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सम टाइम डेवलपमेंट के दौरान इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों की डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो सकती और वो उनकी पैदाश होती है एबनॉर्मली डिवेलप होते हैं वो। और मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं सम टाइम, कुछ मेटाबॉलिज्म जब बेबी बन रहा होता है तो उसके अंदर प्रॉपर नहीं हो पाता जिस वजह से उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो ये कि ये जो इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, एबनॉर्मलिटीज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। तो इसको आपने इस तरह देखना है। इसमें हम जो देखेंगे पेरेंट्स से जो एबनॉर्मलिटीज इनहेरिट होती हैं उसमें हीमोफीलिया की एग्जांपल हम देखते हैं। हीमोफीलिया वैसे ये उन्हीं लोगों को समझ आ सकती है जिन लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है। जेनेटिक्स वाला चैप्टर अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो हीमोफीलिया की को हम डिस्कस करते हैं कि ये एबनॉर्मलिटी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। आपको पता है कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर एक डिजीज होती है कि उनका ब्लड जबकि कट लग जाए तो क्लॉट नहीं बनता वहां पे, तो ब्लीड करता रहता है। इसको हीमोफीलिया कहते हैं। इन लोगों में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते, वो एंजाइम नहीं बनते जो ब्लड को क्लॉट कराते हैं। अब हीमोफीलिया ये डिजीज किस तरह की है और किसको होगी किसको नहीं होगी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि ये इसका जीन हीमोफीलिया का एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ये कैपिटल एच नॉर्मल जीन है जो ब्लड को क्लॉट कराता है। अच्छा, तो जो फीमेल होती है उसमें दो एक्स होते हैं, तो इस तरह दोनों नॉर्मल जीन है तो ये नॉर्मल है। इसी तरह मेल जो होता है उसमें एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो अगर उसके एक्स पे कैपिटल एच नॉर्मल जीन है, वाई पे होता ही नहीं है इसका लील, ठीक है, तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे इसका लील होता है, इसलिए हम इसको एक्स लिंक कहते हैं प्रॉब्लम। तो ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का जीन है, नॉर्मल नॉर्मल, ये मदर भी नॉर्मल है फादर भी नॉर्मल है, मेल भी नॉर्मल है फीमेल भी नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी फीमेल में एक स्मॉल एच हो और एक कैपिटल एच, मतलब ये स्मॉल एच हीमोफीलिया को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? हीमोफीलिया को। लेकिन ये रिसेसिव एलील है तो साथ ही दूसरे एक्स पे कैपिटल एच है, वो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है और स्मॉल एच नहीं बनाने दे रहा, तो इसलिए उस जो फीमेल है उसमें नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बन जाएगा क्योंकि स्मॉल एच कैपिटल एच की मौजूदगी में अपना इफेक्ट जाहिर नहीं करेगा। तो ये जो फीमेल है वो कैरियर होगी, उसके पास डिजीज का हीमोफीलिया का लील तो मौजूद होगा लेकिन उसको डिजीज होगी नहीं। लेकिन अगर मेल में कभी स्मॉल एच आ जाए तो वाई क्रोमोसोम पे तो आपको पता ही ये होता ही नहीं है ना इसका लील, तो सिर्फ एक्स पे ही होता है, इसीलिए इसको एक्स लिंक डिजीज कहते हैं।
तो मेल के अंदर अगर स्मॉल एच आ गया एक्स पे, तो इसके अंदर ये स्मॉल एच एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए कैपिटल एच नहीं है, तो ये इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे और इसको डिजीज हो जाएगी, हीमोफीलिया हो जाएगी। तो लिहाजा जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीजेस होती हैं, जिस तरह हीमोफीलिया है, ये फीमेल में इसके अपीयर होने के चांस बहुत कम होते हैं। फीमेल में कब अपीयर होगी? जब ये कंडीशन होगी, इधर स्मॉल एच इधर भी स्मॉल एच, दोनों एक्स पे स्मॉल एच, तो ऐसी कंडीशन बहुत रेयर होती है। तो फीमेल में बहुत ही कम जो है वो इस डिजीज के अपीयर होने के चांस होते हैं, जबकि मेल में इसके अपीयर होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेल में इस कंडीशन को हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। हेमीजाइगस का मतलब ये कि एक्स क्रोमोसोम पे तो इसका डिजीज का जीन है और वाई पे है ही नहीं है, तो जब दूसरी तरफ अलील है ही नहीं है जो इसको रोक सके, तो ये तो अपीयर हो जाता है। रिसेसिव अलील अकेला ही अपीयर हो जाता है, लेकिन फीमेल में अकेला अपीयर नहीं हो सकता। फीमेल में दोनों स्मॉल एच होना जरूरी होते हैं। तो इसलिए फिर ये चीज आपने याद रखनी है कि जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीजेज होती हैं जो पेरेंट्स से आगे बच्चों में आती हैं, तो बच्चों में तब भी इफेक्ट होने के चांस होते हैं जब क्या हो कि उसके दोनों अलील मौजूद हों। अगर वो एक्स लिंक डिजीज है तो फिर वो फीमेल में दोनों अलील का होना जरूरी है अपीयर होने के लिए, और मेल में एक ही अलील डिजीज वाला आया तो बस उसको डिजीज हो जाएगी। फिर हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखते हैं। अच्छा बच्चे, सम टाइम ये होता है कि नॉन डिस्टिंक्शन, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो oogenesis होती है जब, या स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, तो मियासिस प्रॉपर नहीं हो सकती। तो मियासिस का काम तो ये होता है, जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम है, तो जब मियासिस हो तो स्पर्म में या एग में 23 रहने चाहिए। तो 23 क्रोमोसोम अगर एग के अंदर हो ना, 23, ये 23, स्पर्म के अंदर भी 23 है, तो ये नॉर्मल नंबर है। तो 23 आपको पता है, 23 में से 22 ऑटोसोम होंगे, और एक अगर ये एग है तो एग के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा, और अगर स्पर्म है तो स्पर्म के अंदर 22 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स या एक वाई होगा। ठीक है, यही होता है। स्पर्म दो तरह के हो सकते हैं, एक्स वाले या वाई वाले। तो नॉर्मली जब ये नॉर्मल एग और स्पर्म मिलते हैं तो 22 और 22 44 क्रोमोसोम ये हो जाते हैं, जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम 2 हो जाते हैं। ठीक है, अगर स्पर्म वाई वाला है तो फिर क्या होगा, एग में कितने 22 ऑटोसोम और एक एक्स, तो यहाँ पे जो जाइगोट बनता है उसमें क्या हो जाता है, एक एक्स एक वाई और 44 ऑटोसोम। ये तो नॉर्मली जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट में जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये भी याद रखेंगे बच्चे, ये जो 23 क्रोमोसोम इधर है ये हैप्लॉइड नंबर है, ये भी हैप्लॉइड, तो जाइगोट डिप्लॉइड हो जाता है। डाइप्लॉइड मीन के 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम एक जैसे हो जाते हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि एग में कितने क्रोमोसोम है जी, 22 के बजाय सपोज इसमें ऑटोसोम 22 ही है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम कितने आ गए इसमें, अगर इसमें आ जाए 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाए, तो 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाए इसमें, और ये जो 2 एक्स अगर इसमें आ गए 22 ऑटोसोम और 2 एक्स, ये मियासिस नॉर्मल नहीं हुई, मियासिस में एरर आया है। तो ये एग है जिसमें 24 क्रोमोसोम है, और स्पर्म कोई नॉर्मल इसके साथ मिलता है 22 ऑटोसोम और एक वाई वाला, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे, तो फिर ये बन जाएगा 44 ऑटोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम इसमें 2 के बजाय 3 हो जाएंगे, एक्स एक्स वाई। अब जब ये एक्स एक्स वाई हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे। तो ये जो 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये 47 का मतलब क्या है, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, डिप्लॉइड से एक ज्यादा है। अच्छा बच्चे, वो एक कौन सा ज्यादा है, सेक्स क्रोमोसोम एक ज्यादा है। तो ऑटोसोम तो पूरे, सेक्स क्रोमोसोम एक ज्यादा है, सेक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए थे तो 3 हो गए। तो इसके लिए जब नॉर्मली डिप्लॉइड नंबर होता है ना 46, तो वो हर क्रोमोसोम 2-2 होते हैं। तो जब 47 हो गए तो बाकी 2-2 हैं, तो एक जगह पे पेयर के बजाय 3 एक जैसे, सेक्स क्रोमोसोम 3 है। तो ये ट्राइसोमी इसको कहते हैं, कि बाकी क्रोमोसोम 2-2 हैं, तो किसी एक पेयर में 2 होने के बजाय उधर 3 हो गए, ट्राइसोमी हो गई। तो ये सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी होगी कि सेक्स क्रोमोसोम 3 हो गए। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम ट्राइसोमी नहीं है, सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी। अच्छा, 2 एक्स और एक वाई आके, एक एक्स एक वाई हो तो वो क्या होता है, मेल, 2 एक्स हो तो फीमेल, लेकिन 2 एक्स और एक वाई
इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? सॉरी, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, जो बच्चा पैदा होगा तो आगे वो बड़ा होगा तो उसमें ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगी, साइज उसका ज्यादा होगा, उसके प्रॉपर टेस्टीज और पीनस जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे और उनके अंदर स्पर्म नहीं बनेंगे, वो स्टीराइल मेल होगा और फीमेल जैसी उसकी वॉइस और उसकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगी। तो ये इन बिटवीन सेक्स का एक इंडिविजुअल बन जाएगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाला। तो ये उसकी पूरी जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं, दाढ़ी मूछों का आना, वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये एक सिंड्रोमिक कंडीशन बन जाएगी। इसी तरह एक और कंडीशन होती है, बाज का जो एग होता है उसके अंदर कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, स्पर्म के अंदर एक एक्स है, तो टोटल कितने हो गए? 45 हो गए, एक एक्स कम हो गया। तो ये इसको 2n-1 कहते हैं कि डिप्लॉइड से भी एक कम हो गया, तो इसको हम मोनोसोमी कहते हैं। अब मोनोसोमी क्या हुआ कि बाकी क्रोमोसोम दो है तो एक सेक्स क्रोमोसोम अकेला ही है, एक ही एक्स है, तो एक्स नॉट इसलिए मैंने लिखा हुआ है। इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये बनती तो फीमेल है लेकिन ये फीमेल स्टेराइल होती है। अगर इसकी बर्थ हो जाए ना तो ये इसका शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, ये इसके क्या होगा कि इसके अंदर ओवरीज वगैरह डेवलप नहीं होंगी, ना ही इसके अंदर कोई एग बनेंगे, तो ये स्टेराइल फीमेल बनेगी। इसी तरह बाज़ का क्या होता है कि एग आ गया 2 एक्स लेके, और सॉरी स्पर्म आ गया 2 वाई लेके और एग के अंदर एक एक्स है। ये सारी मियासिस की एबनॉर्मलिटीज हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होती है उस वक्त। तो ये एक एक्स 2 वाई, एक एक्स वाई, एक एक्स और एक वाई होता है, वो तो नॉर्मल मेल होता है। एक एक्स 2 वाई हो गए तो ये क्या है? ये सुपर मेल बन जाएगा। ये एक ऐसा मेल बन जाएगा जिसमें हाइट काफी होगी, इसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन होंगे, एंटी सोशल कैरेक्टर्स इसके अंदर आएंगे। तो ये भी एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं किसकी के इन्वायरमेंटल फैक्टर। अच्छा बच्चे, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो नॉर्मल ग्रोथ के साथ इंटरफेयर कर रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ को काज कर रहा है, उसको हम टेरेटोजिन कहते हैं। तो टेरेटोजिन्स 2 तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल टेरेटोजिन्स। फिजिकल में आयोनाइजिंग रेडिएशन जिस तरह एक्सरेज वगैरह आती हैं, केमिकल में जैसे अल्कोहल और इस तरह की चीजें आती हैं। तो फिजिकल और केमिकल टेरेटोजिन्स होते हैं। तो एक्सरेज कैसे इफेक्ट करती हैं बच्चे? जब कोई मेल या फीमेल एक्सरे कराता है तो उसके अंदर oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस भी तो हो रही होती है। वहां पे एग या स्पर्म के अंदर जो डीएनए वो डैमेज हो जाता है इसकी वजह से, तो उसकी वजह से फिर वो जो उनके गैमीट बनते हैं वो आपस में मिलते हैं, तो आगे जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसी तरह बच्चे एनवायरमेंटल फैक्टर में ही आता है कि अगर मदर क्या कर रही है, ड्रग्स ले रही है, उनके इफेक्ट फ्यूटस पे हो सकता है। कोई उसने टॉक्सिन इंजेस्ट कर लिया या उसको ट्रेस एलिमेंट नहीं मिले पूरे जो कम मकदार में हमें चाहिए होते हैं, या फिर उसको विटामिन की कमी होगी, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये क्या करेंगे, इसकी वजह से जो फ्यूटस के अंदर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो सकता, उसके प्रॉपरली ऑर्गन डिवेलप नहीं हो सकते, उसकी टिश्यू प्रॉपर डिवेलप नहीं हो सकती और अक्सर एबनॉर्मल सेल बनने की वजह से डेथ भी हो जाती है बिफोर बर्थ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, बाज़ का ये भी असल में जीन की वजह से ही होता है कि बच्चे में प्रॉपर जीन नहीं है तो उसके अंदर एंजाइम नहीं बन रहे, तो वो एंजाइम ना होने की वजह से प्रॉपर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे, तो वो जो जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है तो फिर वो आर्गन प्रॉपरली नहीं बनते और आर्गन बाज़ का कम या ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों में आपने देखा एक ही किडनी होता है। तो इस तरह जब ऑर्गेनोजेनेसिस पे ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से इफेक्ट हो जाता है तो आर्गन प्रॉपरली नहीं बनते। अच्छा बच्चे, ये टॉपिक क्योंकि अभी आपको बहुत सारा कुछ पढ़ने के बाद ही प्रॉपरली समझ आएगा जब आप जेनेटिक्स और सेल साइकिल और सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन जनरली आपने आज देख लिया कि बहुत सारे बच्चे जो जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई जो है वो डिसऑर्डर होता है। तो वो जो डिसऑर्डर है उनकी ये डेवलपमेंट के दौरान बनाए, तो वो उसकी काजेज क्या क्या हो सकती हैं इन जनरल आज हमने पढ़ लिया।